मैं हूँ इसरार अहमद कसाना और जैसे मैंने पहले अनाउंस किया था कि आज हमने बात करनी है लद्दाख के हवाले से। और आपको पता है कि चाइना इंडिया का एक स्टैंड ऑफ या फेस ऑफ जो कुछ भी कह लें वो चल रहा है। उसकी तफसीलात भी जांचेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या इस वक्त लेटेस्ट सिचुएशन है। और पर्सपेक्टिव जो आज जरा डिफरेंट आपको दिखाएंगे, क्योंकि पहले हम अपना पर्सपेक्टिव पाकिस्तान की तरफ से देते रहते हैं, लेकिन आज जरा दूसरी साइड का भी हम पर्सपेक्टिव जांचने की कोशिश करेंगे। हमारे आज दोस्त इफ्तिखार गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। और साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैंने आपसे पहले कहा था कि लद्दाख की जो हिस्टोरिकल लिंकेजेस हैं टर्की के साथ, यानी टर्किश लैंग्वेज के साथ, टर्किश कल्चर के साथ, तुर्कमानिस्तान के साथ और पूरे सेंट्रल एशिया के साथ, वो क्या हैं। एक ज़माने में, जैसे मैंने कहा कि एक ज़माने में वहाँ पे सेकंड लैंग्वेज हुआ करती थी टर्किश, तो उसका भी ज़रा जांचने की कोशिश करेंगे, हिस्टोरिकल लिंक्स क्या हैं। और इसके लिए हमारे साथ बहुत ही पर्टिनेंट पर्सनैलिटी इफ्तिखार गिलानी साहब मौजूद हैं। उनसे मैं आपका तारुफ करवाता हूँ। इफ्तिखार गिलानी साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। मैं नाज़रीन को ये बता दूं कि इफ्तिखार गिलानी साहब दिल्ली बेस्ड हुआ करते थे और कश्मीरी हैं, सोपुर से इनका ताल्लुक है। तो हम जब भी इनको ज़हमत देते थे कश्मीर के हवाले से पीटीवी में, तो ये हमारे लिए टाइम निकाला करते थे, उसका भी शुक्रिया। और आज ये अनकरा में मौजूद हैं, तो इसलिए उनका ज़्यादा शुक्रिया कि इन्होंने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाला। इफ्तिखार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। चलिए, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने याद किया काफ़ी सालों के बाद। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं इफ्तिखार भाई कि इस वक्त जो सूरत हाल देख रहे हैं हम स्टैंड ऑफ की, कल अनाउंसमेंट हुई कि जी डिसएंगेजमेंट हो रही है, डी एस्केलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। चाइना ने भी कहा कि जी हम इंडिया से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हाफ वे आके हमें मिले और हमारे जो मामलात हैं वो ठीक होने चाहिए। इंडिया की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आ रही थी कि डिसएंगेजमेंट हो रही है। आपकी क्या इतलात हैं? क्या एज ऑफ टुडे व्हाट इज द स्टेटस नाउ? देखिए, कल जो परसों रात को जब इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और जो है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के दरमियान जो टेलीफ़ोन पर बातचीत हुई, वो मेरे पहले से भी तकरीबन महीने भर से भी जो है इंडिया में भी लोगों का जो फॉरेन पॉलिसी लोग जो डील करते हैं, उनका भी यही कहना था कि ये इश्यू जो है ये मिलिट्री लेवल पर तय नहीं हो पाएगा, ये मिलिट्री लेवल पर हल नहीं हो पाएगा। ठीक। इसको पॉलिटिकल लेवल पर टैकल करना ज़रूरी है। अभी तक जो भी राउंड्स ऑफ नेगोशिएशंस हो रहे थे, वो मिलिट्री लेवल्स पर हो रहे थे और ठीक। कुछ नेगोशिएशंस जो हैं डिप्लोमैटिक लेवल्स पर हो गई थी। लेकिन सबका यही कहना था कि ये भी गवर्नमेंट्स को कह रहे थे कि पॉलिटिकल लेवल पर उसको किसी तरह से जो है क्योंकि एश्योरेंसेस अगर आप दे सकते हैं तो पॉलिटिकल लेवल ही पर दे सकते हैं। हाँ। डिप्लोमैटिक लेवल पर तो आप कह सकते हैं कि हम अपने पॉलिटिकल बॉसेस से पूछ कर आपको बता देंगे। हाँ। मिलिट्री लेवल पर तो बिल्कुल भी कोई डिसीजन हो नहीं सकता है। तो जो बातचीत हुई तो उसके बातचीत के बाद जो है ये तय हो गया कि चाइना जो है चीन तकरीबन एक हिसाब से जो है 4 किलो में जो पहले तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है। ठीक। ठीक। जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन ऑफ कंट्रोल डेलिनेटेड है। मतलब हाँ। मैप पर वो लकीर है। उस हाँ। लकीर पर बाज़ाब्ता सिग्नेचर्स हैं, साइन है, पता है ये कहाँ-कहाँ से लकीर है। यहाँ पर ये डेलिनेट कभी हुई ही नहीं है, लिहाज़ा लाइन है ही नहीं। हाँ। सबके अपने चाइना का अपना मैप है, वो अपने हिसाब से बॉर्डर मानता है और इंडिया का अपना मैप है, वो अपने हिसाब से बॉर्डर मानता है। तो ज़ाहिर इस वक़्त जो अब अगर आप इसको इस तनाज़ुर में देखें, चलिए आप इंडिया के मैप के हिसाब से अगर देखें, तो इस हिसाब से जो है चाइना इस वक़्त 4 किलोमीटर अंदर गलवान वैली पर गलवान में मु पर कब्ज़ा किया था एक तरह से चाइना ने। ठीक। वहाँ पर उन्होंने कई कैंप्स भी बनाए हुए थे। अब कल ये तय हो गया कि चाइना जो है उस पॉइंट 14 और जो हॉट स्प्रिंग जो है वहाँ से कूच करके 1 किलोमीटर पीछे जाएगा, 1.5 किलोमीटर पीछे जाएगा चाइना। और ये 1.5 किलोमीटर और उसके बाद से जो है इधर से 3 किलोमीटर का एरिया जो है, वो एक बफर ज़ोन रहेगा। मतलब ठीक। इस ज़ोन में अब इस ज़ोन में फ़िलहाल कोई पेट्रोलिंग नहीं करेगा, फ़िलहाल कोई फ़ौज नहीं आएगी। मतलब एक एक तरफ से आप कह सकते हैं कि अगर 4 किलोमीटर चाइना अंदर आ गया था, तो 3 किलोमीटर भी उनके पास है। दूसरी हाँ। तरफ से जो है इंडिया को जो है तकरीबन 3 किलोमीटर पीछे जाना पड़ा है। तो ये एक तरह से जो है एक नया एक बफर ज़ोन वहाँ पर क्रिएट हो गया और इस बफर ज़ोन में अब कोई वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई कंस्ट्रक्शंस नहीं होंगे। क्योंकि इस वक़्त जो है चाइना का जो एक इमीडिएट प्रोवोकेशन था, चाइना आखिर गलवान वादी पर चीन की फ़ौज आकर क्यों आई थी? हम्म। उसकी एक इमीडिएट प्रोवोकेशन थी क्योंकि आगे एक जगह है, एक फ़ौजी बटालियन हेडक्वार्टर पहले ब्रिगेड हेडक्वार्टर है अब, दौलत बेग उल्दाई उस जगह का नाम है। हाँ। और हाँ। वहाँ से एक रास्ता जो है रोड
इंडिया बना रहा था, और वो रोड यहाँ जो है लेह मनाली रोड के साथ वो मिलता था रोड, ताकि ठीक। उनको सप्लाईज वगैरह में आसानी हो। चीन को इस रोड बनाने पर खासा एतराज था, हम्म, और चीन ने उनको खासा उस पर वार्निंग वार्निंग भी दी थी इंडिया को। ठीक। और जब वो वार्निंग नहीं हुई, तो उन्होंने वो जाकर जो है बस उस रोड के ऊपर ही उन्होंने अपना कैंप्स बना दिए। हम्म, अब वो तकरीबन अब वो रोड बन नहीं पाएगा। मेरे को इस तरह से लग रहा है कि वही एग्रीमेंट शायद हुआ है कि इस रोड पर जो है अब काम रुक हम्म, जाएगा। और एक चीज़ बता दूँ आपको कि जो छन-छन कर जो खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक आ रहा है कि रूस ने खासा पीछे से काफ़ी काम किया था इसके ऊपर। उन्होंने जो खासा रूस के जो सफारती ज़राए हैं, रूस के जो पॉलिटिकल ज़राए हैं, उन्होंने खासा प जो है बैक चैनल पर काम किया, दोनों मुल्कों को राज़ी किया कि इस और दोनों मुल्कों में से वैसे भी कोई बहुत ज़्यादा एस्केलेशन नहीं चाह रहा था। नहीं चाह रहा था, हाँ। दोनों दोनों में से कोई भी एस्केलेशन नहीं चाह रहा था। लेकिन मैं ये बता दूँ, जो 2013 से लगातार ख़ास तौर पर 2013 से हम्म, हर साल जो है चीन इस तरह के याद दहानी करवाता रहता है इंडिया को, ठीक। और उसकी एक वजह है। जी। इसमें एक 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 तरह से मैं बता दूँ, तकरीबन 5 वजह हैं असली इसकी। हम्म, उसमें सबसे पहली वजह जो है वो ये है कि पहली वजह जो है कि जो बॉर्डर टॉक्स जो हो रही हैं, बाउंड्री टॉक्स दोनों मुल्कों के दरमियान। जी। अगर आपको याद होगा 1988 में राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो हाँ, बीजिंग गए थे। वो बड़ा ही लैंडमार्क विज़िट था वो। बहुत। और विज़िट में जो है उस वक़्त तय हो गया था कि हम इस इन चीज़ों को बैक बर्नर पर रखकर, इन जो तनाज़ात को बैक बर्नर पर रखकर ट्रेड वगैरह के मामलात को आगे बढ़ा दें, ताकि कॉन्फिडेंस हो जाए दोनों मुल्कों के दरमियान। इसी दौरान जो है दोनों मुल्कों के जो वज़ारत ख़ारिजा हैं, उन्होंने एक वर्किंग ग्रुप बना लिया, तो बाउंड्री इश्यूज़ को सेटल करने के लिए। लेकिन जो है हम फ़ोकस ट्रेड पर दे देंगे, और बाउंड्री इश्यूज़ भी साथ-साथ चलते रहेंगे। अब ठीक। ये ट्रेड जो है दोनों मुल्कों के दरमियान तकरीबन $92 बिलियन तक का बढ़ चुका है, जिसमें से मेजर ट्रेड $76 बिलियन चाइना की तरफ से है, और $18 बिलियन कुछ इंडिया की तरफ से है। ठीक। तो इस वक़्त जो है चीन तो बहुत बड़ा एक तिजारती पार्टनर है इंडिया का। तो अब उसके बाद जब ये 1993 में एक वज़ीर-ए-आज़म नरसिम्हा राव बीजिंग गए, हाँ। तो उस बॉर्डर एग्रीमेंट पर एक मज़ीद पेशरफ़्त हुई। मतलब वहाँ पर ये बताया गया, वहाँ पर एक एग्रीमेंट के ख स साइन ये ख़त-ओ-ख़ाल तय हो गए कि जो बाउंड्री पर जो ट्रूप्स हैं, जब वो पेट्रोलिंग किया करेंगे, तो अपने साथ हथियार नहीं रखा करेंगे साथ में। हाँ। हाँ। वो ट्रूप्स जो है, ताकि इससे जो है कभी अगर दोनों में कोई कन्फ्रंटेशन भी हो, तो हथियार जब सामने हाथ में नहीं होगा, तो कोई इंसिडेंट ना हो जाएगा। हाँ। क्योंकि उससे पहले एक 1967 में सिक्किम में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, जिसमें काफ़ी फौजी मारे गए थे। हम्म, उसमें तकरीबन 400-500 के करीब फौजी मारे गए थे उसमें। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये एक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट जो है उसके खत-ओ-ख़ाल तय हो गए थे, और बाज़ाब्ता उसमें जो है 1995 में दस्तखत हुए थे। तो ठीक। तब से जो है एक प्रोटोकॉल चल रहा था। जब 2003 में दूसरे प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जब वो बीजिंग गए, तो चीन ने उनको शिकायत की कि 1988 से हम लोग, हमारे फॉरेन ऑफिसेज़ बाउंड्री इश्यूज़ पर बात कर रहे हैं, टॉक्स कर रहे हैं, और ये आगे कहीं बढ़ ही नहीं रहा है बाउंड्री का इश्यू। चलो ट्रेड भी बढ़ गया, हम अभी तक हमने बैक बर्नर पर रख लिया। ठीक। ये जो एक फ़ॉर्मूला है, ये फ़ॉर्मूला अगर आपको याद होगा, बहुत काफ़ी अरसे से जो है ये फ़ॉर्मूला पाकिस्तान को भी समझाया जा रहा था वेस्ट की तरफ से, और बहुत सारे लोगों की तरफ से, कि आप कश्मीर के मसले को फ़िलहाल पैसे-पूँछ डालकर अपने हाँ। तिजारत हाँ। बढ़ा दो इंडिया के साथ। तो हाँ। तिजारत बढ़ने से जो है कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एक-दूसरे को आप जानेंगे, एक-दूसरे के कंट्रीज़ में आते-जाते रहेंगे, तो उसके बाद जो ये तनाज़े जो है हल करने में आसानी हो जाती हम्म, है। लेकिन यहाँ पर ट्रेड ट्रेड भी बढ़ गया, कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया। हम्म, ये दोनों मुल्क जो है एक-दूसरे, मतलब इंडिया में चीन एक बहुत बड़ा तिजारती पार्टनर बन गया इंडिया का। चीन की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स अब इंडिया में है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स भी हैं इंडिया में। उसके बावजूद भी ये बाउंड्री इश्यूज़ सेटल नहीं हो रहे थे। हाँ। तो 2003 में जब चीन ने ये इसकी शिकायत की, जब वाजपेयी गए थे वहाँ पर, तो उस वक़्त उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ब्रजेश मिश्रा, हम्म, तो उनको अपॉइंट किया गया एज़ अ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव। तो एक नया मैकेनिज़्म बनाया गया स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव का। तो चीन के उस वक़्त जो प्रेज़िडेंट थे, उन्होंने भी अपना एक नुमाइंदा था, दान बिंगू, जो उनके बड़े करीबी मोतमिद थे, उनको उन्होंने एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव बना दिया। तो दोनों ने आपस में जो है मैप अब एक कोई लग रहा था कि शायद अब पेशरफ्त कुछ होंगी बाउंड्री इश्यूज़ पर। ठीक। इसी दौरान जो है चीन ने अपने 14 कंट्रीज़ हैं, 14 कंट्रीज़ के साथ चीन की लैंड बाउंड्रीज़ मिलती हैं। हाँ।
14 में से 12 कंट्रीज़ के 12 साथ के साथ उन्होंने कर लैंड लिया। बाउंड्री हुँ, 14 में से 12 कंट्रीज़ के साथ उन्होंने लैंड बाउंड्री सेटल कर दी थी। हाँ, उनके साथ सिर्फ़ ये भूटान और इंडिया की बॉर्डर बची हुई थी, भूटान भी इंडिया की वजह से ही फँसा हुआ था। हाँ, हाँ, सही बात। और काफ़ी जगहों पर जो है जहाँ-जहाँ भी चीन ने अपनी लैंड बाउंड्रीज़ को सेटल किया, वहाँ पर उन्होंने काफ़ी हद तक खुद ही कई लैंड कहीं जो है दे दिया, इसी सेटल करने के लिए। हाँ, हाँ, तो वो यहाँ यहाँ पर भी जो है यहाँ अब वो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स का एक मैकेनिज़्म बन गया। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स का मैकेनिज़्म जब बन गया तो 2004 में वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट चली गई। फिर एक नई गवर्नमेंट आ गई कांग्रेस की गवर्नमेंट तो उसमें जो पहले जेएन दीक्षित साहब थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लेकिन वो बहुत कम देर तक रहे, वो उनकी डेथ हो गई। फिर एमके नारायणन साहब वो चूँकि इंटेलिजेंस कम्युनिटी से आए हुए थे तो उन्होंने भी उसको जो है पुश डाल दिया। हुँ, वो कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे वो। फिर उसके बाद जो है शिवशंकर मेनन जब बन गए थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र दोबारा, तो उस वक़्त फिर दोबारा इस पर पेशरफ्त शुरू हो गई थी। दोनों ठीक, कंट्रीज़ ने अपने मैप्स एक्सचेंज किए, दोनों कंट्रीज़ ने ऑलमोस्ट ये तय किया हमें करना क्या है। हाँ, ठीक, लेकिन अब ये करना क्या है, ये अब पता है नेशनल सिक इनको कौ जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की अब लास्ट ईयर 23rd राउंड ऑफ टॉक्स हुई थी। अब वो शिवशंकर मैनन के ज़माने में ही अब पता चल गया था अब करना क्या है हमें, लेकिन अब पॉलिटिकल लीडरशिप को कॉल लेनी है। हाँ, पॉलिटिकल लीडरशिप इंडिया में कॉल नहीं ले पा रही है, हुँ, क्योंकि इंडिया जो है बहुत हद तक एक स्टेटस को पावर है, वो स्टेटस को में ही रहना चाहते हैं। हाँ, कोई क्योंकि बाउंड्री पर अगर आप टॉक्स होती है तो लो और दो का मसला होता है। आपको गिव एंड टेक करना होता है। तो ठीक, उसमें वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे। तो ये एक फ्रस्ट्रेशन थी चाइना की तरफ से हुँ, और मुझे इस बिल्कुल बिल्कुल याद है हम कई साल पहले जो है मैं एक इंडियन जर्नलिस्ट एडिटर्स हैं, उनकी मयत में जो हमें उन्होंने इनवाइट किया था चाइना ने तिब्बत के लिए। जी, तो तिब्बत से जब हम वापस आ रहे थे तिब्बत से जब वापस हम आ रहे थे इधर बीजिंग, तो बीजिंग में जो है चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने हमारे लिए एक ब्रीफ़िंग का इंतज़ाम रखा था ताकि काफ़ी सभी बड़े एडिटर्स थे इंडिया के, ठीक, तकरीबन 4 एडिटर्स थे हम। तो बाज़ाब्ता वहाँ पर उनके जो जो है फ़ॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि ये चीन जो है कभी भी इस चीज़ पर जो है यकीन नहीं रखता है कि जो अ, गु जो हमा जो बातचीत चीन नहीं करता है। हुँ, कंक्रीट रिज़ल्ट्स चाहता है। अगर आपको कुछ एतराज़ात हैं, आपको कुछ आप बता दें ये हम क्योंकि ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के टॉक्स जो है 2003 से कंटिन्यूअस चल रहे हैं, हर साल चल रहे हैं। हाँ, हर साल जो है कभी इंडिया का स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बीजिंग जाता है, फिर बीजिंग के बाद वो दिल्ली आ जाता है, अब जब मैप सब एक्सचेंज हो चुके हैं, सबको पता है करना क्या है, तो आप कोई हुँ, डिसीज़न हुँ। तो ये एक तरह से जो एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गया था चीन इस एक 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 पूरा जो अमल था वो इनर्शिया का शिकार हो गया इस और इसका इस ये इस जो इसका इसका इंस्पिरेशन खासा शिकार हो गया। तो ये नंबर एक चीज़ है फ्रस्ट्रेशन का, जो चीन की तरफ से फ्रस्ट्रेशन क्योंकि ठीक, बाउंड्री टॉक्स पर कोई पेशरफ्त नहीं हो रही थी। हुँ, कोई डिसाइज़िव एक्शन नहीं हो रहा था बाउंड्री टॉक्स पर। ठीक, दूसरी चीज़ जो है अब चूँकि अब जो है क्योंकि चीन के जो अब डिस्प्यूट है वो है मैरीटाइम डिस्प्यूट्स। बाउंड्री डिस्प्यूट्स चीन ने सेटल कर दिए थे। ठीक, मैरीटाइम डिस्प्यूट्स चीन में साउथ चाइना सी में हैं कंट्रीज़ के साथ क्योंकि साउथ चाइना सी जो है एनर्जी का एक बहुत बड़ा ज़रिया है और ये एक जो है ट्रेड का भी इस वक़्त बहुत बड़ा एक म ये शा रोड है ये एक तरह से शिप्स का वगैरह का। तो यहाँ पर जो है इंक्रीज़िंगली अमेरिका इंडिया को इस्तेमाल कर रहा है चीन के खिलाफ। यहाँ पर अगर आपको याद होगा ओबामा के ज़माने में एक ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप एक एग्री का एक जो है एक मैकेनिज़्म भी बना था और उसमें जो है एशिया वाली भी बात हुई थी ना? एक तरफ से इंडिया और एक तरफ से जापान जो है इस ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के एंकर्स होते हुँ, और उनका था कि इन बीच में जो है हम चाइना को किसी तरह से इस साउथ चाइना सी में कंटेन करेंगे। हाँ, ये करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी क्योंकि साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो हैं, उनके साथ चीन ने कई हद तक उनको फिलिपाइंस के साथ एक मैरीटाइम डिस्प्यूट था, इंडोनेशिया के साथ मैरीटाइम डिस्प्यूट था। किसी तरह से उन्होंने कायल कर दिया था हुँ, कि हम एक जो है एक तरह से जो है कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पर रखें, कोड ऑफ कंडक्ट को जो है एग्री करेंगे किसी कोड ऑफ कंडक्ट पर। लेकिन जो है चूँकि ये चीन का एक तरह से बैकयार्ड है, इस बैकयार्ड में जो है इंडिया को इस्तेमाल किया जा रहा था अमेरिका की तरफ से। ये एक दूसरी वजह चीन की वजह थी। तीसरी ठीक, वजह जो है, जो एक और वजह अहम वजह है, वो ये है कि 2000 अगर आपको याद होगा 2011 में
हिंदुस्तान में जो है आर्मी चीफ थे, उनका नाम था जनरल वीके सिंह, अभी मिनिस्टर हैं फिलहाल हाँ, गवर्नमेंट में। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसके उनके ज़माने में एक उन्होंने जो है एक खुफिया एक ग्रुप बनाया हुआ था विद इन मिलिट्री इंटेलिजेंस, का नाम था टेक्निकल सर्विसेज डिवीज़न। वो हुँ, उनके आर्मी चीफ को डायरेक्टली उनके उनके अंडर होता था वो। वो जब उसके उनका उनका तो अगर आपको उस वक़्त जो है 2012 में वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल फिगर बन गए। उनका जो है खासा कांग्रेस गवर्नमेंट के साथ उस वक़्त जो है खासी मसला उनकी जो है मसले हो गए, उनकी अपनी ऐज के हवाले से वो एक्सटेंशन चाह रहे थे, तो हुँ, वो नहीं मिला उनको। तो जब वो फ़ारिग हो गए, तो उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी के इलेक्शन पर उन्होंने 2014 में टिकट भी लिया था। लेकिन 2012 में चूँकि वो जब वो हो गए, तो नए आर्मी चीफ ने इस टेक्निकल सर्विसेज़ डिवीज़न के लिए इंक्वायरी का ऑर्डर दे दिया था। जब वो ठीक। इंक्वायरी का ऑर्डर दिया, इंक्वायरी जब हुई, तो इंक्वायरी के बाद एक उन दोनों एक डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस थे, उन्होंने इसकी इंक्वायरी की, तो उनके गवर्नमेंट के होश उड़ गए। हुँ, तो मालूम हुआ कि इस डिवीज़न ने हुकूमत से पूछे बगैर या हुकूमत की रज़ामंदी के बगैर हमसाया मुल्कों में 8 जगहों पर कुछ एक्ट्स करवाए हैं। हुँ, और ये एक्ट्स जो हैं उनमें से अगर चूँकि अगर आप उस वक़्त आप 2011 में काशगर में एक सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट्स हुए थे। हाँ, ये इस चूँकि ये रिपोर्ट कभी पब्लिक आई नहीं, हाँ, जो-जो भी छोट-छोट लीक होते-होते जो कुछ भी मीडिया में आ रहा था उसके हिसाब से, इन कई जगहों पर जो है इस डिवीज़न का हाथ था। हुँ, और चीन जो है इस चीज़ को बहुत कम ही माफ़ करता है। हुँ, इन जगहों इसलिए 2000 अगर आप 2000 तनाज़ुर में देखें, ये 2011 का मसला है, 2013 से चीन ने इस तरह की शुरू की थे, मतलब डीप सांग में, फिर उसके बाद चमूर में, फिर उसके बाद डोकलाम क्राइसिस, ये तकरीबन शु शु ये क्राइसिस होना शुरू हो गई थी। फिर उसके बाद जो है ये जो उसके बाद जब इंडिया ने इस दौरान जो है लद्दाख में खासी जो है अपनी स्ट्राइक कोर बनानी शुरू कर दी। वहाँ हुँ, पर एक माउंटेनिंग डिवीज़न बनाना शुरू कर दिया। ठीक। वहाँ पर जो है काफ़ी जो है ये जो चाइना के बॉर्डर पर काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स उन्होंने जो के लिए जो है तकरीबन 500 अरब रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए जो है उन्होंने जो है मुख्तस किए थे पिछले कई सालों से। अभी इसी साल जो है यहाँ पर जो है तकरीबन 66 रोड प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी दे दी थी। ठीक। ये चाइना के लिए जो है एक बहुत बड़ा एक तरह से जो चाइना को एक वार्निंग भी थी एक तरह से ये। और इसी में यही रोड प्रोजेक्ट भी था, जिस रोड प्रोजेक्ट की मैंने अभी बात की थी, जो गलवान वैली की होते हुए जो दीप जहाँ 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 वहाँ पर जो है जो दौलत बेग एयर स्ट्रिप तक जो जा रहा था। हुँ, ये उस ये चौथा हुआ था। फिर उसके बाद जो है लास्ट पॉइंट जो है, जो वजह थी कि अब कुछ सालों से अब कुछ नए डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं मंज़र आम पर। हाँ, और काफ़ी एक हिंदुस्तान में एक जो बहुत बड़े एक मुहक्किक हैं, एक तरह से रिसर्चर हैं, या जो लिखने वाले एजी नूरानी, उन्होंने एक बुक लिखी है इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट के ऊपर, कई साल पहले पब्लिश हुई थी ऑक्सफोर्ड से। जी, उसके आखिरी चैप्टर में उन्होंने कई तहलका-खेज़ इंकशाफात भी किए हैं, और भी कई जगहों पर इस तरह के डॉक्यूमेंट्स अब आए हैं आर्काइव से। उसके मुताबिक ये जो इंडिया चाइना का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, ये 1950 से पहले एक तरह से मैन्युफैक्चर्ड किया गया था। साउथ ब्लॉक में। साउथ ब्लॉक मैन्युफैक्चर्ड किया गया था एक तरह से, क्योंकि नेहरू ने नेहरू ने तकरीबन एक पूरे एक फ़ॉरेन ऑफ़िस को उस वक़्त मैसेज भिजवाया था कि सब सभी सभा पुराने मैप्स जो हैं उनको जलाकर नए मैप्स बनाए जाएँ। और रातों रात ये ऑपरेशन हुआ था। तो जो पूरी रात ये ऑपरेशन चला और नए मैप्स बनाए गए, नए रेफ़रेंसेस पॉइंट्स बनाए गए, और इन रेफ़रेंसेस पॉइंट्स पर बता दिया गया चाइना को, आओ जाओ इन रेफ़रेंस पॉइंट्स पर अब बात करो। हुँ, हुँ, इसी वजह से जो है, जो 1962 की जंग हुई थी, उस जंग के बाद एक कमेटी बनी थी, जंग के कॉज़ेज़ को वगैरह खोदने के लिए आर्मी ने प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पर बनाई गई थी। जनरल हेंडरसन और जनरल भगत की क्या वो बनी थी। उसकी रिपोर्ट अभी अब 45 साल हो गए, अब ये रिपोर्ट जो है पब्लिक हुँ, नहीं हो रही है। 50 स प प 55 साल हो गए, अब ये रिपोर्ट पब्लिक हो नहीं रही है। क्योंकि कि जो इस रिपोर्ट जिन-जिन लोगों ने इस रिपोर्ट को पढ़ा है, जो रिपोर्ट से जिनने देखी है इस रिपोर्ट की, ये वो कहते हैं कि यहाँ पर जो है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दोनों के मैप्स ही अलग-अलग हैं। अच्छा, अगर किसी वक़्त ये पब्लिक होती है तो चाइना उसको इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, तो ये 5 चीज़ें जो हैं, जो मुख्तसरन मैं बता दूँ आपको कि ये जिसकी वजह से जो है आज ये स्टैंड ऑफ्स हुए हैं। मुझे लगता है कि स्टैंड ऑफ्स कभी खत्म होंगे अगर ये क्योंकि अभी जो मेरे ख़्याल में जो है ना, एक एक एश्योरेंस मिली होगी चाइना को कि बाउंड्री डिस्प्यूट्स पर है या बाउंड्री इश्यूज़ पर जो है दोनों हाँ, कंट्रीज़ शायद बैठेंगे, बैठकर जो है कोई फैसला ढूँढ, लेकिन अगर इस फिर दोबारा
इसको खींचा गया, फिर दोबारा जो है इंडिया ने वही स्टेटस को का मज़ाक किया, तो ये बाउंड्री डिस्प्यूट्स अगले साल फिर दोबारा हो जाएँगे। चलते रहेंगे। अच्छा, लेकिन इसमें 2 चीज़ें इफ्तिखार भाई जो है ना वो सामने आती हैं। एक तो ये कि आपने खुद फरमाया कि साउथ ब्लॉक में ये पूरा इंजीनियर किया गया, नए नक्शे बनाए गए, पिछले सारे जला दिए गए, नए नक्शे बना के फिर एक नया क्लेम ज़ाहिर है कि वो शो करना था। उस हिसाब से देखा जाए तो फिर तो चाइनीज़ क्लेम्स जो हैं और चाइनीज़ की पोज़ीशन जो है वो लीगली और मॉरली दोनों जगहों पे वो विंडिकेट होती है। और उसमें आपकी क्या ख़्याल है कि अगर चाइना इस तरह का पुश कर रहा है इंडिया को, तो फिर तो वो लेजिटिमेट लेवल पे कर रहा है ना, वो तो लेजिटिमाइट उसका एक पूरा एक जो स्टैंस है, वो विंडिकेट हो जाता है। इसकी जो है ना अब कोई ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप सिर्फ़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अपने सेंसस मैप्स उठा लें, जी। इंडिया के अपने जो है ईयर बुक्स उठा लें और अगर आप 1947 की इंडिया ईयर बुक उठा लें और या उस वक़्त उसके बाद 1941 की सेंसस या 1951 की सेंसस अगर आप देखें, तो कश्मीर का एरिया जो है इसमें 82,000 स्क्वायर किलोमीटर्स आ जाता है। हुँ, उसके बाद जो है कभी ये 84 या 82 आ जाता है। 1981 में 1911 में अंग्रेज़ों ने 84 किया था, उसके बाद फिर दोबारा 82 कर दिया गया था। हुँ, 1961 में अचानक 1951 की बता बता दिया मैंने आपने 1961 में कोई इस दौरान कोई जंग भी नहीं हुई थी, कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ था। 1961 में कश्मीर के एरिया को अचानक 86,000 स्क्वायर माइल्स बताया गया। हुँ, ज़ाहिर-सी बात है ये यही मैप्स जो मैंने कहा आपको यही मैप्स जो है जिन मैप्स को मैप्स के साथ जो है छेड़छाड़ किया गया था, इन मैप्स की छेड़छाड़ की वज़ह से जो है इस तरह की अब इसमें जो है अब क्योंकि दाएँ जो चाइना के जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव थे दाई बिंगू उन्होंने कुछ साल पहले एक आर्टिकल भी लिखा था एक चाइनीज़ न्यूज़पेपर में। उसमें उन्होंने ये तजवीज़ भी पेश की थी कि दोनों मुल्क जो है पहले अपने-अपने क्लेम्स छोड़ दें। हाँ, मतलब चाइना का क्लेम है अरुणाचल प्रदेश के ऊपर, अक्साई चिन पर इंडिया का क्लेम है। ये दोनों कंट्रीज़ अगर अपने क्लेम्स छोड़ देते हैं, तो उसके बाद फिर आसान रहता है बाकी बाउंड्रीज़ को एड्रेस करना। हुँ, लेकिन उसके बाद जो है उनको भी कोई जवाब नहीं मिला। ठीक। तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप डिप्लोमैटिक सफ़ारती सतह पर जब आप बात करते हैं, सफ़ारती सतह पर जब आप टॉक्स में जाते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है ये कंट्रीज़ जो है एक गिव एंड टेक पर ही हाँ, फैसला होता है। बिल्कुल फैस ऐसे होता फैस है। देखिए यही जो पैटर्न है, अगर इसको हम थोड़ा-सा पीछे ले जाएँ और जिस तरह डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेशन कश्मीर का जब होता है, उसकी जो बात है वो भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है और उसको भी जिस तरह एलिस्टर लैम ने अपनी बुक में ये साबित कर दिया कि जनाब ये ऐसा नहीं हुआ था जिस तरह कि इंडिया कह रहा था। ट्रूप्स जो थे वो पहले आगे थे और फिर उसके बाद एक्सेशन साइन हुआ। तो इसका मतलब है कि ये इंजीनियरिंग तो फिर उस वक़्त से भी शायद हो रही होगी। ज़ाहिर सी वो अब तारीख़ अब बहुत सारी चीज़ें जो है तारीख़ उस वक़्त पता नहीं होते हैं, लेकिन बाद में जब आर्काइव्स वग़ैरह खुलते रहते हैं, तो उसमें जो है ना अब ये चाइना का भी अभी ए 1-2 साल मैं जो आपको बता रहा हूँ आपको ये भी 2-3 साल पहले की ही 3-4 साल पहले की है जब आर्काइव्स वग़ैरह खुले थे, या जी, इन्होंने जब एजी नूरानी ने अपनी किताब में वो 17 पेज का जो मेमोरेंडम जो नेहरू ने लिखा था, एक खुफ़िया मेमोरेंडम जो लिखा था, या उससे पहले जो के ज़करिया जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की हिस्ट्री डिवीज़न के डायरेक्टर थे, जी। उनकी जो एक याद उनकी उनकी जो है एक मेमोरेंडम था। जब उन्होंने वो आम किया तो उसके बाद फिर पता चला कि नहीं ये तो जो है इस तरह ये मैप्स को जो है एक तरह से जो है छेड़छाड़ की गई थी मैप्स के साथ। हुँ। तो वो हो सक बाकी जगहों पर भी अब जब चीज़ें निकलती आती हैं तो निकलते के बाद जो है अब जो लोग रिसर्च करते हैं या आर्काइव्स में जब जाती हैं चीज़ें तो उसमें जो तो जो निकल के सामने आ जाती हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो आपने अभी पहले फरमाया कि 5 आपने रीज़न्स बताई चाइना के एक्शन के हवाले से। मुझे ये बताएँ कि ये जो अभी कल हुआ है, अनाउंसमेंट हुई है डिसएंगेजमेंट की और डी-एस्केलेशन की, तो आप क्या समझते हैं कि चाइना को एश्योरेंस दे दी गई होगी इंडिया की तरफ से? और ख़ास तौर पर ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि चाइना ने अभी 2-4 दिन पहले ये कहा था कि गलवान वैली इज़ आवर्स, वो हमारी है और ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो चाइना का है। तो क्या इंडिया ने ये तस्लीम कर लिया कि चाइना का ही है ये गलवान और हम नहीं उसको छेड़ेंगे या स्टेटस क्वो एंटे पे जाएँगे? देखिए 1962 में अगर आप इंडिया की अपनी ही वॉर हिस्ट्री आप देखें 19 ऑफ़िशियल वॉर हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं। जी, तो 1962 में ये गलवान वैली चीन के कब्ज़े में आ चुकी थी। ठीक। तो इंडिया की अपने वॉर हिस्ट्री के मुताबिक जो जो ये
बाकी जो एरिया जो है दीपसांग हैं या जो ये दौलत बेग का एरिया है, ये भी चीन के कब्जे में आ चुका था। पैंगोंग सो का भी इसी में था? पेंगियांग तो उससे आगे है, पेंगियांग तो लेक है। अच्छा। पेंगियांग लेक जो है पहले ऑलमोस्ट तकरीबन 70% के करीब जो है वो इंडिया के पास थी और 30% चाइना के पास थी। हम्म, लेकिन अब उसमें अब तक तकरीबन ऑलमोस्ट रिवर्स हो चुका था उसमें। हाँ, एक और चीज़ जो मैं बताना भूल गया था, जो एक और प्रोवोकेशन जो चाइना को थी, वो लास्ट जुलाई फाइबर में पिछले साल जुलाई में हम्म, जो यहाँ पर एक्साइल्ड तिब्बत गवर्नमेंट है यहाँ पर इंडिया में, उसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो पिछले साल गए थे लेह। और लेह में जो है उन्होंने पैंगियोंग लेक पर एक किश्ती लेकर पैंगियोंग लेक के बिल्कुल बीच में मिडल में उन्होंने तिब्बत का वहाँ झंडा नस्ब कर दिया। अच्छा। पीएलए जो है वो सामने बिल्कुल थे, वो चीनी फौज जो है बिल्कुल सामने वो देख रही थी। हम्म, तो उसके बाद अब सिचुएशन ये है, आज इस साल अब सिचुएशन ये है कि इस साल अब उस लेक का 70% चीन के पास है, 30% इंडिया के पास है। जहाँ ठीक। पर वो जहाँ पर वो झंडा वगैरह नस्ब कर दिया था, वो एरिया अब जहाँ पर वो झंडा नस्ब कर दिया गया था तिब्बत का, वो और उन्होंने ले। जहाँ तक जो है तिब्बत के जो प्राइम मिनिस्टर जो है किश्ती में बैठकर वहां पर गए थे, वो एरिया जो है इस वक्त चीन के पास है। अच्छा। अच्छा, लेकिन एक और ट्रिगर भी तो आप शायद नहीं बता सके, और वो 5 अगस्त का एक्शन जो था, जो इंडिया ने लिया, जिसमें स्टेटस चेंज किया 370, आर्टिकल 370 और 35A वाला। हो सकता है कि उसकी वजह से भी चाइना ने ये सोचा हो कि ये तो मामला जो हैं ये हद से बाहर निकलते जा रहे हैं, बिफोर वी टेक एनी एक्शन लेट्स डू समथिंग। एक रिमाइंडर था ये कि जो आप कोई एक्शन ले रहे हैं, चाहे वो तिब्बत के, क्योंकि उस वक्त भी ये जो अगस्त में हुआ था, ये जुलाई में ये तिब्बत के प्राइम मिनिस्टर गए थे वहां पर। अच्छा। तो ये उसके बाद अगस्त में फिर ये कश्मीर का जो डिवीजन हुआ था, लद्दाख और कश्मीर, उनको जो यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। लद्दाख का यूनियन टेरिटरी बनाने पर जो है जाहिर सी बात है, चीन को एतराज तो है ही हाँ। लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनाने पर। और चीन ने उसका जो है इजहार भी किया है, उन्होंने उसको अपोज भी किया हो उसको। लेकिन ये है कि वो वही एक सिर्फ रीजन वो नहीं हो सकता, रीजंस काफी थे उसमें। कि जो मैंने कहा था कि प्रोवोकेशन जो तिब्बत वाला जो था, ये काफी उस वक्त इंडियन एनालिसिस ने भी उस वक्त लिखा। मेरे ख्याल में शायद, अगर मुझे ये अच्छी तरह से याद है, मेरे ख्याल में शायद वजारत खारजा ने भी शायद उसके ऊपर प्रोटेस्ट किया था, वो सिक्योरिटी एजेंसीज को, वजारत दाखिला को, इसको चीन के, इसके तिब्बत के इस प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम को कैसे पैंगोंग लेक की तरफ जाने दिया गया था। हाँ। हाँ। अच्छा, अब ये जो सूरत हाल अब हम देख रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि डिसएंगेजमेंट का मतलब ये होगा कि चाइनीज जो हैं उनकी टर्म्स के ऊपर ये डिसएंगेजमेंट हुई है, ये इंडियन टर्म्स पे नहीं हुई? एग्जैक्टली, फिलहाल तो यही लग रहा है, क्योंकि अगर चीन ने 1 किलोमीटर पीछे अगर वो डिसएंगेज हुए हैं, तो हम्म, तकरीबन 3 किलोमीटर अभी भी उनके पास है। हम्म, और सबसे जो अहम चीज जो इंडिया जो रोड बना रहा था, वो रोड बनाने की पोजीशन में नहीं है। हम्म, दूसरा ये कि ये 3 किलोमीटर और उसके बाद ये 1 किलोमीटर, तकरीबन 4 किलोमीटर का बीच का जो एरिया जो है, ये एक तरह से जो है बफर बन गया है। उस ठीक। बफर में अब कोई दाखिल हो नहीं सकता है। लेकिन आज मैं सुन रहा था कि शायद हो सके जो है, अब एक जो इसके बाद जो इसका जो मैकेनिज्म बनेगा, तो इंडिया कोशिश कर रहा है, पुश कर रहा है, ठीक है आर्मी यहाँ पर न जाए, हम्म, लेकिन दोनों मुल्कों की जो है जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, वो इस एरिया को पेट्रोल करें। ये नहीं कि बिल्कुल ही पेट्रोलिंग के लिए बिल्कुल ही न छोड़ छोड़ दें। अभी तक जो आज के हिसाब से जो एग्रीमेंट है, वो ये है कि इस इलाके में अब कोई किसी मुल्क की फौज दाखिल नहीं होगी। नहीं होगी। अच्छा, और इसका मतलब ये है कि जो सब सेक्टर नॉर्थ है इंडिया का, उसकी जो और सारा जो इलाका है, उसकी जो सप्लाईज वगैरह हैं, इवन सियाचिन तक का जो सिलसिला है, वो मुतासिर होंगी उससे? मोस्टली जो है सप्लाईज इंडिया की, चाहे सियाचिन हो चाहे दौलत बेग हो, ये मोस्टली जो है एरियली होती थी। ठीक। लेकिन ये है कि अब वहां पर जो है ये रोड बन रहा था। अगर ये रोड बन जाता तो इंडिया को बहुत सहूलियत हो जाती, जहाँ ट्रक ले जाने के लिए, घर ले जाने के लिए अब सहूलियत हो जाती। ठीक है। वरना वो ज्यादातर जो है, अगर सियाचिन की तरफ से जो है, या इधर जो दौलत बेग वगैरह में जो है, मोस्टली जो है एरियल और हेलीकॉप्टर से ही सप्लाईज जाती है। ठीक। अच्छा, अब जरा आते हैं वो जो लद्दाख का, मैं सोच रहा था कि आपके साथ हम जरा डिस्कशन करें कि लद्दाख का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वो लोगों को इस तरह अभी अंदाजा नहीं है कि उसके जो टर्किश लिंक्स हैं बिल्कुल। कैसे हैं। वो आप जरा थोड़ा सा हमें, हमारे नाजरीन को बताएं, और ख़ास तौर पे आपने बताया कि जो टर्किश लैंग्वेज है, ये एक ज़माने में सेकंड लैंग्वेज हुआ करती थी लद्दाख के इलाके की। लद्दाख की पूरी हिस्ट्री एक एक ज़माने में बहुत अमीर इलाका होने के साथ साथ आज वो
एक मुफलिसी की ज़िंदगी गुज़ार रहा है। इसकी क्या वजह है? ये ज़रा थोड़ा-सा हमें बताएँ जी। अगर आप ये तो पूरी बदकिस्मती पूरे कश्मीर की ही है। ये एरिया जो है एक तरह से जो है सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के बीच में कनेक्टिंग लिंक होता था। तो ठीक, लद्दाख इसका एक बहुत ही अहम जुज़ था। या अगर श्रीनगर से या अमृतसर से या कहीं भी पंजाब से जो भी कारवान जाते थे काशगर, यारकंद, वो ये या अगर वो कारवान जो है वहाँ से या तो श्रीनगर से गुरेज़, गुरेज़ से फिर करगिल, करगिल से फिर अस्करदू और अस्करदू से फिर आगे रवाना हो जाते थे। जी, या फिर वहाँ से जो है तरफ मुड़कर जो है वो लेह की तरफ लेह की तरफ पहुँच जाते थे। लेह जो है एक तरह से जो है एक तजारती मरकज़ होता था। ठीक, यहाँ यहाँ पर जो है सेंट्रल एशिया से लोग आते थे, यहाँ से यारकंद से, काशगर से, लहासा से लोग आते थे, वहाँ पर ट्रेडर्स आते थे और यहाँ पर एक बाज़ार जमता था। तो श्रीनगर से हिमाचल प्रदेश जो आज है या पंजाब से जो है यहाँ पर ट्रेडर्स आते थे और यहाँ से जो है ट्रेड ट्रेड करते थे। मैं बता दूँ आपको जो कश्मीर के जो मेजर जो जैसे वो शॉल या कालीन है, उसका हाँ, जो ऊन है ये कश्मीर में पैदा नहीं होता है। अच्छा, ये अभी भी पैदा होता है तिब्बत के ऊँचे पहाड़ों पर, ये जो तुर्किस्तान के जो ऊँचे पहाड़ हैं, वहाँ पर पैदा होता है। वहाँ पर ये पश्मीना भेड़ जो है वहीं पर होती है। ठीक, जो शाहतूश का जो जो वो हिरन है, वो वहीं पर होता है, जिसके जो बाल झड़ते हैं और फिर बाल उसको उनको उनको जो है ऊन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये तो आपने वहाँ बड़ी बात बताई है, ये हमें हमें नहीं पता था कि ये वहाँ पे नहीं बनती हैं चीज़ें। वहाँ नहीं वहाँ तो सिर्फ़ कारीगर हैं। हाँ, अच्छा, तो वहाँ से जो है ये चरवाहे आते थे या वहाँ से जो आते थे वो ट्रेडर्स आते थे, वो वहाँ पर गुरेज़ में या लेह में अपनी दुकानें सजाते थे। मेरे ख़्याल में मई से लेकर अगस्त, सितंबर तक उनकी दुकानें सजती थी। तो कश्मीर से जो है कारीगर जाते थे, तो उनसे वो ऊन खरीदते थे। और अब हालत ये है आपको पता है ये जो पश्मीना का जो ऊन है, हाँ, ये इस वक़्त जो है ये आता है इस वक़्त मंगोलिया से। अच्छा, मंगोलिया में जो वहाँ पर चरवाहे जब उस भेड़ को पालते हैं, उसको कहते ही हैं कश्मीर भेड़। उनको अच्छा, पता भी नहीं होगा कश्मीर कहाँ पर है, ये क्यों है ये कश्मीर? अच्छा, उसको कारीगर उसके कश्मीर में हैं। अच्छा, 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 तो ये इसी वजह से जो है चूँकि ये कनेक्टिंग लिंक्स और जो वहाँ लद्दाख में चूँकि वहाँ पर कनेक्टिंग लिंक्स की वजह से वहाँ पर जो अर्गोवान जो ट्राइब्स भी हैं अर्गोवान, वहाँ जो एक एक तो बुद्धिस्ट मुसलमान वहाँ एक तो सबसे पहले जो है ना इस एरिया में एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी है कि बुद्धिस्ट मेजॉरिटी एरिया है। हाँ, नहीं, जबकि यहाँ पर 46% मुसलमान हैं और 39% बुद्धिस्ट्स हैं। हाँ, हाँ, इवन जो लेह का जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर बुद्धिस्ट अक्सरियत में है, यहाँ पर तकरीबन 60% बुद्धिस्ट हैं, लेकिन यहाँ भी तकरीबन 25 के करीब गाँव हैं, जहाँ पर मुसलमान अक्सरियत में हैं। ठीक, तो लिहाज़ा जो है ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी है ओवरऑल कि यहाँ पर ये वो लोग समझते हैं कि जम्मू जो है हिंदू मेजॉरिटी है, कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी है और लेह जो है बुद्धिस्ट मेजॉरिटी है। हुँ, जबकि यहाँ भी मुस्लिम मेजॉरिटी है और बुद्धिस्ट्स भी लेकिन 39% के करीब बुद्धिस्ट्स भी हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये इस यहाँ पर एक अर्गवान कबीला है जो कि टर्किश कबीला है यहाँ पर। हुँ, और यहाँ पर चूँकि कनेक्टिंग लिंक्स थे काशगर के साथ, यारकंद के साथ यही लिंक्स सही थे। कह इन लिंक्स की वजह से यहाँ पर तकरीबन 100 साल पहले तक ये जो लद्दाख की जो हिस्टोरियंस हैं, वो भी कहते हैं कि 100 साल पहले तक यहाँ पर सेकंड लैंग्वेज ही टर्किश होती थी। हाँ, और उसके वहाँ पर लद्दाख में लेह में जो है एक बहुत बड़ा एक अच्छा एक कई पिछले तकरीबन 8-10 सालों में ही वहाँ सेंट्रल एशियन एक म्यूज़ियम भी है। म्यूज़ियम भी बना गया, हाँ, हाँ, म्यूज़ियम भी बनाया गया है, वहाँ पर एक मस्जिद है, वो मस्जिद के पास ही है वो सेंट्रल एशियन म्यूज़ियम भी है। और ठीक, वहाँ जो बुद्ध गुफ़ाएँ जो हैं, उनमें भी जो है और एक चीज़ ए, आपके नाज़रीन के लिए जो है हो सकता है उनकी दिलचस्पी के लिए हो, यहाँ पर एक हिम्पस गुफ़ा है, बुद्धिस्ट्स की एक बहुत बड़ी एक एक पुरानी एक बड़ी कदीम खानक़ाह है। अच्छा जी, खानक़ाह में कई डॉक्यूमेंट्स हुँ, हैं। उसमें से एक डॉक्यूमेंट है जिस डॉक्यूमेंट की बेसिस पर ये अख़ज़ किया जाता है, कई हिस्टोरियन ये अख़ज़ करते हैं कि इस एरिया में शायद कभी अपने वक़्त में हज़रत मूसा शायद आए हुए थे और उन्होंने यहाँ पर तबलीग की थी। अच्छा, क्योंकि उस डॉक्यूमेंट के मुताबिक वही जो टेस्ट वो एक कोई असली जो है ना उस डॉक्यूमेंट में एक एक जो है एक्चुअली बताया गया है, एक किस्सा बताया गया है कि यहाँ पर एक कोई बुज़ुर्ग आए हुए थे, उसी दौरान जो है बादशाह आया हुआ था यहाँ पर। बादशाह का उसके साथ मुकालमा है। अच्छा, वो मुकालमा जो है वो तकरीबन और वो उस बिल्कुल वो उसका जो डेटिंग है वो डेटिंग तकरीबन वही है जिस ज़माने में हज़रत मूसा का दौर था। अच्छा, और वही 10 कमांडमेंट्स की उनको हो सकता है शायद उनके कोई कोई और खुद आ सकते हैं या कोई और आए होंगे या उनका कोई पैरोकार आए होंगे या उनके कुछ आ सकते हैं आए होंगे।
तो हाँ, वो जो 10 कमांडमेंट्स जो हज़रत मूसा की जो जो तौरात में जो उन्होंने जो उनकी जो कमांडमेंट्स हैं, वो सभी बिल्कुल हैं। वही कमांडमेंट्स हैं वो। अच्छा, हाँ, और ये बहुत कह रहे हैं कि अगर ये डॉक्यूमेंट अगर किसी ने छेड़ा नहीं है हुँ, इतने सालों तक, अगर ये बिल्कुल सही डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, तो उसका मतलब यही लगाया जा सकता है कि हज़रत मूसा यहाँ पर शायद आए होंगे। आए होंगे। क्योंकि इसके आगे जो है गुरेज़ के बाद जो बांडीपुरा का इलाका होता है इलाका है, बांडीपुरा के इलाके में भी एक गाँव है, काफ़ी पहाड़ी पर है। जी, वहाँ पर जो प्री इस्लामिक एक कब्र है। अच्छा, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है ये तो एरिया पूरा हिंदू एरिया था। कश्मीर में तो इस्लाम तो बहुत ही तकरीबन 700 साल ही पुराना है। लेकिन ये तो 5000 साल पुरानी वहाँ की हाँ, बात है ये। वहाँ पर एक कब्र है और अच्छा, वहाँ वहाँ पर जो है काफ़ी लोगों का कहना है कि ये कब्र जो है किसी पैगंबर की है। अच्छा, और वहाँ पर मकामी लोग तो ये तो कहते हैं किसी बुज़ुर्ग की है, लेकिन वहाँ पर अक्सर जो है कभी-कभी जब ये कश्मीर में जब हालात ठीक थे 90 से पहले, तो हाँ यहाँ जी, वेस्टर्नर्स जो है खूब आते थे, वहाँ वहाँ पर। तो कई कुछ लोगों का कहना था कि ये हज़रत मूसा शायद यहीं पर दफ़न हो गए हैं। उनका अच्छा, उनका उन हाँ, कई लोगों का कहना है, लेकिन उसका कुछ उनकी हिस्टोरिकल कोई एविडेंस नहीं है। एविडेंस सिर्फ़ इतना ही है कि एक प्री इस्लामिक कब्र थी वहाँ पर और किसकी है देखिए किसी किसी जिस चीज़ का हिस्टोरिकल एविडेंस है, उसमें ये तो हमें पता है कि जो इवन गलवान वैली जो है, ये भी एक गुलाम जो रसूल गलवान जो टर्किश गुलाम टर्किश रसूल गलवान के नाम पर और इवन एक दौलत बेग वाले जो है वो दौलत बेग भी जो है सुल्तान सईद खान जो यारकंद का अमीर था, हाँ, उसके वो जब कश्मीर और लद्दाख आया था, तो फिर से वापस जा रहा था, तो यहाँ पर उनका काफ़िला बर्फानी तूफ़ान में फँस गया था। जी, जिससे उनके सब जानवर और सब काफ़िला यहाँ पर जो है काफ़िला जो है यहाँ पर तकरीबन हलाक हो गया। तो उसके कई सदियों के बाद तकरीबन 4 सदियाँ हो चुकी थी, तो उसके बाद जब ब्रिटिश सर्वेयर जनरल था वॉल्टर लॉरेंस, हुँ, वो जब पैमाइश के लिए निकला, हाँ, पैमाइश के लिए जब इस इलाके में पहुँचा, तो देखा वहाँ पर काफ़ी हड्डियाँ बिखरी हुई थी। पास का गाँव भी तकरीबन वहाँ से तकरीबन 80-100 किलोमीटर की दूरी पर था। लेकिन उनके जो साथ जो लोग थे उनसे पूछा कि ये हड्डियाँ किसकी हैं? तो उन्होंने कहा कि ये दौलत बेग उनका नाम था कि सुल्तान सईद खान, उनका लक़ब दौलत बेग था। तो उनके अच्छा, काफ़िले की ये बाक़ियात हैं। तो हुँ, उन्होंने फिर उनको दफ़न कर दिया वहाँ पर और वहाँ पर उसका नाम ही फिर दौलत बेग रखा वहाँ पर। अच्छा। तो अच्छा ये वो जो बल्कि थोड़ी-सी करेक्शन कर दें, हम लोग इसको दौलत बेग ओल्डी कहते हैं, ये ओल्डी है, ये ओल्डाई है? ये ओल्दाई कबीला है यारकंद का। अच्छा ठीक। तो ये ओल्दाई कबीले के एक्चुअली वो अमीर थे, जो कश्मीर आए हुए थे ये हमारे और दोस्त लद्दाख में। नदीम अख्तर फैज़ी साहब कह रहे हैं कि हज़रत ईसा के बारे में भी पढ़ रखा है कि वो शायद यहाँ पे आए हाँ, थे। वो श्रीनगर में है वो लेकिन उसके बारे में काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ हैं उसकी क्योंकि वो रोज़ेबल है श्रीनगर का, लेकिन हज़रत मूसा का अलग किस्सा है ये वो अलग बांडीपुर और पहाड़ों में है। ठीक है। अच्छा क्योंकि इसका सिर्फ़ एक हिस्टोरिकल एविडेंस सिर्फ़ इतना है जी, क्योंकि ये एक जो बुद्धिस्ट की हेमपस गुफ़ा है लद्दाख में, उसमें एक ये डॉक्यूमेंट है। जिस जी, डॉक्यूमेंट में किंग और किसी आदमी का, पता नहीं कौन आदमी है, उसके जी। बीच का मुकालमा है। अच्छा। जो दर्ज है जो डॉक्यूमेंट है। उस मुकालमे में के बेसिस पर ही क्योंकि मुकालमा यही है कि वो उसको तब्लीग कर रहा है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। उसको वहदानियत के ऊपर बता रहा है उनको, जो ऑलमोस्ट तकरीबन जो 10 कमांडमेंट्स हज़रत मूसा की हैं, वही वही उसको बता रहा है। अच्छा, अच्छा एक मुझे आपने बताया था कि आप जब गए थे लद्दाख में तो आपको किसी लद्दाखी ने ये कहा था कि हम पे ये अल्लाह का अज़ाब आया है कि हम लोग जो अल्लाह की नेमतें थी उनका हमने शुक्र अदा नहीं किया तो उसने हमसे वो नेमतें वापस ले लीं और ये वाक़ई एक फीलिंग है वहाँ पे कि एक गुर्बत के बाद, अफ़लास के बाद अब लोग ये फ़ील करते हैं कि शायद अल्लाह ताला का अज़ाब ये सिर्फ़ लद्दाख का ही मसला नहीं है, आपको कश्मीर के जो भी ये बॉर्डर एरियाज़ हैं ना, इनकी सबके साथ ये बड़ा मसला है। था। हाँ, सिर्फ़ लेह से थोड़ी दूर पर करगिल है। करगिल में ज़मीनों के रिकॉर्ड्स जो उनके हैं, वो अभी भी अस्करदुम में हैं। ये लद्दाख के 2 डिस्ट्रिक्ट्स में से है ना? लद्दाख के 2 लद्दाख के 2 डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट एक ही लद्दाख पूरे एरिया है, लद्दाख का एक दूसरा डिस्ट्रिक्ट जो करगिल है। हाँ, ठीक। तो वहाँ पर जो है वो पूरे के पूरे रिकॉर्ड्स ही अस्करदू में हैं। हुँ, वहाँ पर कभी जब ज़मीन का कोई तनाज़ा होता है किसी को या कुछ होता है तो अस्करदू से वो रिकॉर्ड्स लाने पड़ते हैं। हुँ, तो उन्हीं की सर्टिफ़िकेशन पर जो है वहाँ पर कोर्ट कोई फ़ैसला दे देती है। ठीक। ये एरियाज़ जो हैं ये बिल्कुल ही कनेक्टेड एरियाज़ थे, हुँ, जिन एरियाज़ को सबसे पहले जब ये चीन में जब कल्चरल रिवॉल्यूशन आ गया, उसकी वजह से जो तुर्किस्तान बंद हो गया,
फिर उसके बाद जब रूस ने जब ताजिकिस्तान पर कब्जा कर लिया, तो ताजिकिस्तान में चूंकि हजरत मीर सैयद अली हमदानी का मज़ार है, कश्मीर में जो इस्लाम लेकर आ गए, कश्मीर में जो मुसलमानों के लिए उसकी बड़ी वही अहमियत है जो बरसगीर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अहमियत है। तो वो बिल्कुल। बंद हो गया। फिर उसके बाद जब ये लाइन ऑफ कंट्रोल बन गई, इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया, उसने तो और भी ज्यादा उसको एक तरह से बना दिया। तो एक तरह से जो है ना, ये लोग जो है ना, एक तरह से जेल खाना सा बन चुका है। हाँ, बजाय इसके कि ये ट्रेडिशनल रूट्स को खोला जाता, इन ट्रेडिशनल ये रूट्स जो को कर रहे इस्तेमाल थे किया जाता, हो गए ना। बजाय इसके कि इस्तेमाल किया जाता उनको, ये जो है अब ये तो। और उसके बाद जब एडिशनल फिर हो गया, फिर जो मिलिट्री बूट्स, हाँ, कंसंट्रेशन ऑफ मिलिट्री, उसने तो और ज्यादा फिर उसको जो है एक जेल खाना बनाकर कर हाँ, दिया है। ठीक बात है। अच्छा, एक चीज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि अभी हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने जब ये नीमू गए हुए थे, ये तो थोड़ा सा एक तो लोगों को ये बता दें कि ये असल में जो वॉर थिएटर था वहां पे तो ये गए ही नहीं है जहां पे लड़ाई हो रही थी या लड़ाई हुई थी। ये तो नीमू में गए, जो कि 250 किलोमीटर शायद दूर है वहां से। ये तो तो लेह से 25 किलोमीटर दूर है ये नीमू, और यहाँ पर एक टूरिस्ट स्पॉट है ये दरिया सिंध के किनारे पर। जी, तो यहाँ से तकरीबन मेरे ख्याल में 250 किलोमीटर दूर है गलवान वैली। या, और एक तरफ से है, दूसरी तरफ से जो है ये तकरीबन दौलत बेग भी इतना ही दूर है वहां से। ठीक। अच्छा, उन्होंने वहां पे जाके ये फरमाया कि द एज ऑफ एक्सपेंशनिज्म इज ओवर, और ये मैसेज दिया उन्होंने चाइना को कि जनाब ये जो आपका काम है, जो आप रोजाना कोई ना कोई इस तरह की हरकतें करते हैं, इसको बंद करें। लेकिन एक्सपेंशनिज्म का अगर देखा जाए या उस लिहाज से इंपीरियलिज्म या इस तरह की जो पॉलिसी है, ये तो भारत की अपनी भी है। कौन सा हमसाया है जिसके साथ उन्होंने इस तरह की चीजें नहीं इख्तियार की हुई? श्रीलंका को देख लें, भूटान को देख लें, सबसे ज्यादा तो नेपाल ने सफर किया है। आप देखें कि नेपाल के साथ क्या क्या इन्होंने किया है, उनकी पार्लियामेंट के हवाले से, उनकी उनके जो इलाके हैं उनके हवाले से, फिर वहां पे जाके ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की तजावीज देते हैं जो कि अपने मुल्क में नहीं करते हैं, वहां पे जाके करते हैं। तो ये इंपीरियलिज्म तो खुद भारत कर रहा है। मेरे ख्याल में जो है ना, ये एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि इंडिया जो है एक जमहूरी मुल्क है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, प्लूरिस्टिक कंट्री है। और जो अपने हमसाया मुल्क हैं उनमें उनको जो है वो इस एक डेमोक्रेटिक कंट्री को एक अपना लीडर मानने के बजाय हाँ, चीन के साथ बहुत ज़्यादा इत्मीनान महसूस करते हैं। तो ठीक। ये मेरे ख्याल में जो है ये एक लम्हे फिक्रिया है भारत के रहनुमाओं के लिए खुद, हम्म, कि आखिर जो है नेपाल, आखिर श्रीलंका, आखिर जो बाकी कंट्रीज जो है ये आखिर मतलब एक इंडिया जो है एक तरह से, एक जाहिर सी बात है, एक डेमोक्रेसी की वजह से, एक एक जो है स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर की वजह से एक लीडर होना चाहिए था पूरी पूरे खिते के लिए, हाँ, हुकूमतों के लिए भी और लोगों के लिए भी। एक तरह से जो है एक रोल मॉडल होना चाहिए था। लेकिन इस रोल मॉडल के बजाय जो है ये लोग चीन को ज़्यादा पसंद करते हैं, चीन के साथ ज़्यादा ताल्लुकात रखना चाहते हैं, बजाय एक डेमोक्रेटिक कंट्री के। और उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह वजह यही है कि या जो है अपने हमसाया मुल्कों के साथ या पड़ोसी मुल्कों के साथ उस तरह से पेश नहीं आता है जिस तरह से आना चाहिए। ठीक है। तो ये जो बेसिक फ्लॉ है, ये देखें ना, पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट्स थी, बीजेपी भी आई, बीजेपी ने आके मजीद उसको गड़बड़ किया, और नेपाल की तो नाकाबंदी करके रख दी, जो कि बेचारा बेस ही करता था सारे के सारा इंडिया के ऊपर। और फिर हिंदू स्टेट थी, वो भी देखें कि इसका भी उन्होंने क्रेडिट नहीं दिया, और उनका नाकाबंदी कर दी, हुक्का पानी बंद कर दिया। तो अब वो जाहिर है कि देखेंगे तो सही ना, दे हैव स्टार्टेड लुकिंग अप टू चाइना नाउ। और सबसे अहम चीज़ ये है कि चाहे चाहे कोई भी मुल्क हो, चाहे अमेरिका हो, अमेरिका भी जो है मेक्सिको और कनाडा के साथ ताल्लुकात बहरहाल ठीक रखना चाहता है। चाहे कितना भी बड़ा सुपर पावर हो, अपने आस-पास जो है वो एक बिल्कुल एक सिक्योर माहौल चाहता है। इसी वजह से जो है चीन ने जो मैं बता रहा था आपको, 14 में से 12 मुल्कों के साथ जो उसने अब बॉर्डर जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट्स किए, उसकी वजह यही है कि चीन भी अपने आस-पास जो है एक तरह से एक सिक्योर माहौल चाहता है। कोई भी अपने पड़ोस में जो है खून-खराबा या पड़ोस में कोई जंग या पड़ोस में कोई कशीदगी नहीं चाहता है, चाहे कितना भी बड़ा सुपर पावर क्यों ना हो। ठीक बात, ठीक बात। और ये एक चीज़ जो है जो हम यहाँ भी अब इंडिया में भी जो है काफ़ी बहुत सारे तजिज़ियाकार, बहुत सारे इंडिया को कहते रहते हैं कि एक तरह से जो अपने जो नेबरहुड जो है, नेबरहुड को किसी तरह से नेबरहुड सिक्योर होना चाहिए। हम्म, नेबरहुड सिक्योर तभी होगा जब आप नेबर्स को जो है उसको जो है आप बजाय इसको जो है, क्योंकि खौफ से तो चाहे छोटा नेबर भी हो, खौफ से वो बहुत देर तक जो है आपसे दबा नहीं रह सकता है। खौफ की ठीक। नफ्सियात में आपको नेबरहुड को नहीं रख सकते हैं।
अमेरिका खुद मेक्सिको को नहीं रख पाया तो बाकी कौन रख पाएगा? हम्म, ठीक बात हाँ। ठीक बात है। अच्छा, आखिर में मुझे सिर्फ ये बताएं कि हमारे कश्मीरी भाइयों का, बहनों का क्या हाल है, वहां से क्या खबरें आ रही हैं? 5 अगस्त के बाद जो सिचुएशन बनी है, अभी तक लॉकडाउन चल रहे हैं। दिल बहुत कुड़ता है, कई दफा बहुत दिल खराब होता है जो भी तस्वीरें तस्वीरें आती हैं। कल परसों जो आपने देखी थी वो बच्चे की तस्वीर जो बशीर साहब के ऊपर बेचारे बैठा हुआ था, वो शहादत हुई उनकी। तो इस तरह की जो चीजें आ रही हैं, आपको क्या अब इतलात हैं कि लोगों का क्या हाल है वहां पे? पहले तो अगस्त के बाद तो कंटिन्यूअस तकरीबन मार्च तक तो लॉकडाउन था। उसके बाद से तो फिर कोरोना वायरस का लॉकडाउन शुरू हो गया। डबल लॉकडाउन हो गया। हाँ, उसके बाद लॉकडाउन शुरू हो गया तो कश्मीर में जो है तकरीबन काफ़ी केसेस हैं कोरोना वायरस के, वो भी एक तशवीश की बात है वहाँ। ठीक। तशवीशनाक सूरत हाल है कोरोना वायरस के हवाले से भी वहाँ पर है, हम्म, क्योंकि हमारा हेल्थ सिस्टम भी इतने बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है। अब वो उसकी वो भी एक बहुत बड़ा कश्मीर में अच्छे खासे काफ़ी केसेस आए हैं, काफ़ी आ रहे हैं। और इसी दौरान जो है फिर अब इकॉनमी तो तकरीबन पूरी ख़त्म हो चुकी है ऑलमोस्ट कश्मीर की। जो वो मेरे ख्याल में जो उन्होंने कुछ एक तखमीना भी लगवाया था, शायद कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, उन्होंने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो फिगर्स दी थी, उसमें तो कई बिलियन जो है तकरीब। अब एक तो सबसे अहम चीज़ जो कश्मीर का जो था बैकबोन ऑफ इकोनॉमीज़, एक तो हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर। जिसमें सबसे ज़्यादा सेब का, और फिर ये जो टूरिज़्म, या हाँ, फिर तीसरा जो है वो ये जो हैंडीक्राफ्ट्स, ये तीनों तीनों जो है इस लॉकडाउन की वजह से जो तीनों को खासा नुकसान उठाना पड़ा है। बहुत बुरी हालत है। और एक चीज देखिए ना, मैं कई दफा सोचता हूँ वैसे इफ्तार भाई कि अगर 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 इंडियन पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए, जिस तरह वो कहते हैं कि जी ये अटूट अंग है हमारा, ठीक है जी। अगर आपका अटूट अंग है तो फिर तो आपको उसकी केयर करनी चाहिए, फिर तो आपको उसके लोगों को अपने सर पे बिठाना चाहिए कि भाई ये लोग हैं जो हम इनको अपने साथ मिलाएं, हम इनको विन ओवर करें। उल्टा ये उनको मार रहे हैं, उल्टा ये उनको तंग कर रहे हैं, उल्टा उनकी इतनी ज्यादा मतलब अब ये सिर्फ बता रहे हैं कि तमाम ट्रेड, तमाम टूरिज्म सब कुछ बंद हो गया, तो फिर लोगों का क्या हाल होगा? ये क्या माइंडसेट है इंडिया का? मुझे समझ नहीं आई आज तक। यही जो है ना, ये किसी जो फिलहाल जो है पिछली गवर्नमेंट्स का तो चलो कोई ना कोई पता, तो इस गवर्नमेंट में या इस गवर्नमेंट ने जो 5 अगस्त के बाद से जो पॉलिसी इख्तियार की है वो बिल्कुल किसी की भी समझ में नहीं आ रही है। हाँ, ये कि कहीं पर भी जो है, इवन अगर मिलिट्री ऑपरेशन भी अगर किसी को मिलिट्री को करना होता है तो एक तरह से जो है एक वो कहते हैं कि एक नाल टाइप का ऑपरेशन होता है। अगर आप 3 तरफ से किसी दुश्मन को घेरते हैं, एक तरफ उसको खुला छोड़ देते हैं। हाँ, यहाँ तो बिल्कुल। वो एक तरफ भी खुला छोड़ा नहीं छोड़ा हुआ है। हाँ, वेरी सैड, वेरी सैड। इफ्तिखार भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ JNN एंड ऑन बिहाफ ऑफ माय व्यूअर्स एज वेल। और ख़ास तौर पे जिस तरह आप लोग बिजी होते हैं, मैं समझता हूँ कि आपने बड़ा मेहरबानी की, अपने टाइम निकाला, और इस वादे के साथ कि आप हमें टाइम देते रहेंगे और हम आपसे मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो आपका इनपुट, आपका एनालिसिस लेते रहेंगे। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बहुत-बहुत आपसे बात शुक्रिया। करेगा। और आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ठीक ही है। बंदा हूं, और मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल बिल्कुल, उसी तरह बहुत-बहुत चाहता हूँ, मुझे भी उससे बहुत-बहुत शुक्रिया। जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतोमाए खुश रह, खुदा नहीं साबिक़ों बेशा। रखसानों को इजाज़त दीजिए, जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।